हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। इस वीडियो में मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस लिया है बायोलॉजी का, जो 2024 और 2025 का जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो इसके लिए हो जाएगा गोल्जी उपकरण। ये आप लोग हमेशा याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड है, तो ग्लाइको और गोल्जी। ये आप लोग एक तरह से समझो कि एक ट्रिक हो गया। इसका तथ्य हम लोग देख लेते हैं। यह परिवहन के लिए प्रोटीन को संशोधित, क्रमबद्ध और पैक करता है। तो इसका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा है कि स्तनधारी हड्डियों में पाए जाने वाले हैवर्सियन कैनाल सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो स्तनधारी के हड्डियों में पाए जाने वाला हैवर्सियन कैनाल सिस्टम का मुख्य कार्य है रक्त और तंत्रिका आपूर्ति। यह रक्त वाहिकाओं को घनी कॉम्पैक्ट हड्डी से गुजरने की अनुमति देता है स्तनधारी हड्डियों में। तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन गंभीर सूखे की स्थिति में रंध्रों के बंद होने को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधों में यह विकास के विरुद्ध कार्य करता है, मतलब यह एक विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है और इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड को। चौथा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में स्फिंक्टर ऑफ ओडी ठीक कहाँ स्थित होता है। तो ये होता है हेपेट्रोपैनक्रियाटिक एम्पुला में। और इसका फैक्ट है कि यह ग्रहणी यानी कि डेजुनम में पाचक रसों के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो ये क्वेश्चन तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है कि मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV में किस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि HIV जो है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम उसका है। तो इसका उत्तर है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो HIV एक रेट्रोवायरस है जो अपने RNA को DNA में बदल देता है। तो इसमें किस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। छठा क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री तनों में द्वितीयक वृद्धि और परिधि बढ़ाने के लिए कौन सा विशिष्ट ऊतक जिम्मेदार है। तो द्विबीजपत्री तनों में द्वितीयक वृद्धि और परिधि बढ़ाने के लिए कौन सा विशिष्ट ऊतक जिम्मेदार है। तो यह है पार्श्व विभेदक यानी कि लैटरल मेरिस्टेम। यह द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का उत्पादन करता है। द्वितीयक जाइलम यानी कि लकड़ी और द्वितीयक फ्लोएम का उत्पादन करता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बार बार आपका ये मॉक टेस्ट में पूछा जाता है कि द्विबीजपत्री तनों में द्वितीयक वृद्धि और परिधि बढ़ाने के लिए कौन सा विशिष्ट ऊतक जिम्मेदार है। तो हो जाएगा पार्श्व विभेदक। सातवां क्वेश्चन है कि मनुष्यों में घातक न्यूरोडीजेनरेटिव रोग कुरु किस संक्रामक एजेंट के कारण होता है। तो ये होता है प्रियनन के कारण। प्रियनन असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन होते हैं जिसमें आनुवंशिक सामग्री नहीं होती है। आठवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज का एक अणु अंततः किसके दो अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। तो पायरुवेट एसिड के। यह अवायवीय प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है जिससे 2 ATP प्राप्त होते हैं। देखो, अवायवीय जो श्वसन होता है उसमें कितना होता है, 2 ATP प्राप्त होता है, और वायवीय श्वसन में 38 ATP। ये आप लोग याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि जुगाली करने वाले जानवरों में वास्तविक ग्रंथि वाले पेट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है एवोमेसम। यह एकमात्र कक्ष है जो अपने स्वयं के पाचक एंजाइमों को स्रावित करता है। 10वां क्वेश्चन है पौधों में क्लोरोफिल अणु का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक कौन सा धात्विक तत्व है? पौधों में क्लोरोफिल अणु का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक कौन सा धात्विक तत्व है? तो यह है मैग्नीशियम। यह आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पोर्फिरिन रिंग के ठीक केंद्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रक्त जमावट की प्रक्रिया प्लेटलेट्स द्वारा जारी किस क्लॉटिंग कारक द्वारा की जाती है? तो यह थ्रोम्बोप्लास्टिन। यह कैल्शियम के साथ प्रोथ्रोम्बिन की सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलने में मदद करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक परिपक्व मानव शुक्राणु कोशिका में ऊर्जा उत्पादक माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित होते हैं? तो ये होता है मध्य भाग में, यानी कि मिडिल पीस। वे पूंछ की गतिशीलता के लिए आवश्यक भारी मात्रा में एटीपी प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक परिपक्व मानव शुक्राणु कोशिका में ऊर्जा उत्पादक माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित होते हैं? तो ये होता है मध्य भाग में, आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा प्रमुख पादप हार्मोन मुख्य रूप से एपिकल डोमिनेंस के लिए जिम्मेदार है? कौन सा प्रमुख पादप हार्मोन मुख्य रूप से एपिकल डोमिनेंस के लिए जिम्मेदार है? तो यह है ऑक्सिन। यह पार्श्व कलियों के विकास को सक्रिय रूप से दबा देता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है काली मिर्च के बीजों में पाए जाने वाले अपशिष्ट अस्थायी विजांडकाय के लिए विशिष्ट शब्द क्या है? तो इसके लिए है पेरिस्पर्म। यह भ्रूण के लिए दीर्घकालिक पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है काली मिर्च के बीजों में। क्वेश्चन नंबर 15 है किस विशिष्ट विटामिन की गंभीर कमी से ज़ेरोथैलेमिया नामक स्थिति होती है? तो ये होता है विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल की कमी से। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। तो इसके कारण कॉर्निया सूख जाता है जिससे स्वाभाविक रूप से अंधापन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्तनधारी मस्तिष्क का कौन सा निचला भाग निगलने और उल्टी जैसी अनैच्छिक सजगता को नियंत्रित करता है? तो स्तनधारी मस्तिष्क में जो उल्टी और जो भी अनैच्छिक सजगता को नियंत्रित करता है वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, अर्थात यह सीधे उच्च मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, परिस्थितिकी में प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत यानी कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को वैकल्पिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गॉस का सिद्धांत। समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो प्रजातियां एक साथ नहीं रह सकती। गॉस के सिद्धांत के अनुसार जो समान संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो प्रजातियां एक साथ नहीं रह सकती हैं। लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकृति के दौरान डीएनए डबल हेलिकेज के प्रारंभिक अनवाइंडिंग को कौन सा एंजाइम उत्प्रेरित करता है? तो यह है डीएनए हेलिकेज। यह पूरक बेस जोड़े के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को बलपूर्वक तोड़ता है। प्रतिकृति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स के प्रारंभिक अनवाइंडिंग को कौन सा एंजाइम उत्प्रेरित करता है? तो यह डीएनए हेलिकेज। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव शरीर में किस छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि को लोकप्रिय रूप से जैविक घड़ी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। यह मेलाटोनिन स्रावित करता है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। पीनियल ग्रंथि को हम लोग कहते हैं जैविक घड़ी। मस्तिष्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव प्रतिरक्षा प्रणाली की टी कोशिकाएं किस विशिष्ट अंग में पूरी तरह से परिपक्व होती हैं? तो ये होता है थाइमस में। मजबूत कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के लिए टी कोशिकाएं नितांत आवश्यक है। टी कोशिकाएं
किस विशिष्ट अंग में पूरी तरह से परिपक्व होती है? ये थाइमस में, आप लोग याद रखना। देखो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की, लेंस और रेटिना के बीच मौजूद गाढ़े द्रव का सही नाम क्या है? तो यह विट्रियस ह्यूमर। यह आंखों के आंतरिक दबाव और गोलाकार आकार को बनाए रखता है, विट्रियस ह्यूमर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फलीदार पौधों की जड़ की ग्रंथियां में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कौन सा गुलाबी वर्णक होता है? तो ये होता है लेग हीमोग्लोबिन। यह नाइट्रोजिनोज की सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन नियंत्रण के रूप में कार्य करता है फलीदार पौधों की जड़ की ग्रंथियों में। 23वां क्वेश्चन है कि धारीदार मांसपेशी फाइबर का प्राथमिक मूलभूत कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं स्कॉर्पमियर। इसे संरचनात्मक रूप से दो आसन्न जेड लाइनों के बीच के खंड के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो 24वां क्वेश्चन है कि स्पंज यानी कि पेरिफेरा में कौन सी विशिष्ट कोशिकाएं विशेष रूप से पानी की धाराएं उत्पन्न करती हैं? स्पंज में कौन सी विशिष्ट कोशिकाएं विशेष रूप से पानी की धाराएं उत्पन्न करती है? तो यह है कोइनोसाइट्स। इसका तथ्य है कि पानी को स्थानांतरित करने और भोजन पकड़ने के लिए उनमें धड़कते हुए फ्लैजेला होते हैं, कोइनोसाइट्स। 25 नंबर क्वेश्चन है कि गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी मिनामाटा किस भारी धातु के संचय के कारण होती है? तो यह होता है मिथाइल मरकरी। औद्योगिक जोखिम के बाद यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर आक्रामक रूप से हमला करता है, मिथाइल मरकरी। न्यूरोलॉजिकल बीमारी मिनामाटा मिथाइल मरकरी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा पाचक हार्मोन पित्ताशय को सिकुड़ने और संग्रहित पित्त को छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है? तो यह है क्लोस्टोकाइनिन, CCK। यह ऊपरी छोटी आंत के श्लेष्मा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। 27वां क्वेश्चन है कि कौन सा कठोर संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड कवक कोशिका भित्ति का प्राथमिक घटक है? कौन सा कठोर संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड कवक कोशिका भित्ति का प्राथमिक घटक है? तो कवक का कोशिका भित्ति बना होता है काइटिन से। काइटिन संरचनात्मक रूप से कीड़ों को कठोर एक्सक्लेटन में भी पाया जाता है। तो देखो कवक में बना होता है काइटिन से, और जो बैक्टीरिया रहता है वो किससे बना रहता है, ये आप लोग कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब लैंगरहैंस की दीपकाएं में अल्फा कोशिकाएं होती है जो सक्रिय रूप से किस हार्मोन का स्रावित करती है? तो ये करती है ग्लूकागोन। यह यकृत ग्लाइकोजन टूटने को उत्तेजित करके रक्त शर्करा को स्तर को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि समुद्री जानवरों को किस अद्वितीय संघ में जटिल जल संवहनी प्रणाली होती है? फाइलम में। तो यह है एचिनोडर्मेटा। इसका उपयोग हरकत, आंतरिक भोजन, परिवहन और श्वसन के लिए किया जाता है। हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो, कौन सा अणु माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकृता के रूप में कार्य करता है? कौन सा अणु माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारता के रूप में कार्य करता है? तो ये ऑक्सीजन। यह पानी बनाने के लिए कम हुए इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के साथ जुड़ता है। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला वीडियो में हम लोग फिजिक्स का टॉप 30 क्वेश्चन, उसके बाद केमिस्ट्री का करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन। तब तक के लिए